प्रिय श्रोताओं, आपके बार बार इन एपिसोड से जुड़ने के नतीजे में हम लोगों के लिए ये मुमकिन हो पा रहा है कि इन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करते चले जाएं। ये ज़रूर है कि इन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलबिर की एक पूरी टीम काम करती रहती है। पर्दे के सामने तो मैं ही आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हाथ बटाते हैं। रिकॉर्ड करने से लेकर एडिटिंग करने से लेकर कोट्स और रेफरेंसेस को जोड़ने से लेकर एक पूरा का पूरा टीम वर्क है। और कभी मौका होगा तो अपने अन्य साथियों को भी आपके सामने ला करके उनका उत्साह बढ़ाने का ज़रूर प्रयत्न करेंगे। अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ में आपका हम फिर एक बार इस्तकबाल करते हैं। श्रोताओं, हमने इससे पहले कम से कम 5 एपिसोड रिकॉर्ड करवाए हैं वसीयतनामे के उपलक्ष्य में विल के बारे में, और उसमें 2 एपिसोड्स प्योरली विल के प्रोविजंस को रिलेट करके थे। एक एपिसोड आपके प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर था, और आखिर के 2 एपिसोड में हमने प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से टेस्टामेंट्री सक्सेशन का जो पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया। टेस्टामेंट्री सक्सेशन से मेरी मुराद ये कि विल के माध्यम से होने वाला सक्सेशन, वसीयतनामे के चलते मरने वाले की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इसे हमारी कायदे की परिभाषा में टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि मरने वाला अपने पीछे कोई वसीयतनामा न छोड़ जाए, और आमतौर पर तो यही होता है। वसीयतनामा हर एक व्यक्ति बनाता है ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि अपनी संपत्ति और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही लोग आगे बढ़ कर के वसीयतनामा बनाते हैं। कभी इस बात का भी इम्कान होता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे वारिसों के बीच मेरी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई झगड़ा उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए मैं अपनी हयात में ही एक ऐसा व्यवस्थापन कर दूं जिसके चलते आपसी सरफुटवल की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। तो अच्छी बात है, विल बनाना अपने आप में यूँ कह लीजिए कि आने वाले झगड़ों का मुकाला करने के लिए काफ़ी शाफी होगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन से आगे बढ़ कर के आज के इस एपिसोड के अंदर में इंटरस्टेट सक्सेशन, सक्सेशन विदाउट अ विल, इसके बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयत्न हमसे होगा। आप हमसे जुड़े रहें। इंटरस्टेट सक्सेशन अपने आप में एक बहुत फैला हुआ टॉपिक है। इट्स अ वास्ट टॉपिक। और इंटरस्टेट सक्सेशन को लेकर के ये भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर मुसलमानों का अलग विरासत का कायदा, हिंदुओं का अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट, फिर इसी तरह से हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, इन सब लोगों को अप्लाई करने वाला हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदूज़ को अगर हम निकाल लें और मुसलमानों को अगर हम निकाल लें तो पारसीज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हिंदुस्तान की दूसरी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए इंटरस्टेट सक्सेशन का कायदा हमें कहाँ मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में हिंदुस्तान की बाकी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए सक्सेशन का कायदा बनाया गया है। उसमें पारसियों के लिए एक स्पेशल चैप्टर है, एंड पर्सन्स अदर देन पारसीज़, उनके लिए एक अलग चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए कि एक मुस्लिम, दूसरे हिंदू, तीसरे पारसीज़, और पारसियों के अलावा जितने दूसरे सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनके लिए एक कायदा। तो विरासत के कायदे सबके लिए अलग अलग है। कहीं कहीं पर लोगों के अपने रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ का, उनके अपने रिलीजियस यूँ कह लीजिए कि जिस प्रकार के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर में आदेश मिलते हैं, उन आदेश का पालन करते हुए अलग अलग किस्म के रिलीजन बेस्ड सक्सेशन लॉज हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके अंदर में कुछ एक बातों का खुलासा करते चलें। सबसे पहली बात तो ये हमने कहने के लिए ज़रूर कहा कि रिलीजन बेस्ड लॉज ऑफ सक्सेशन मिलते हैं। मुसलमानों के कायदे के सिलसिले में तो ये बात अपनी जगह सही है कि मुसलमानों का सक्सेशन का कायदा रिलीजियस बेस्ड है। मेरा मतलब ये है
कि कुरान के अंदर में सक्सेशन के जो प्रावधान किए गए हैं, इसी तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स के अंदर में, उनकी अहादीस के अंदर में, उनके ट्रेडिशंस में हम लोगों को जो सक्सेशन के प्रावधान मिलते हैं, इन दोनों को बेस करके मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन जो है उसको तरतीब दिया गया है। हिंदू लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन अपनी जगह पर है। इसी तरह से पारसियों के कायदे के बारे में मैंने कहा, और पारसियों के अलावा हिंदुस्तान के बाकी जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को छोड़कर, उनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में एक अलग चैप्टर पाया जाता है। ये हो गई मोटी मोटी बातें। अब आ जाते हैं असल सक्सेशन के कायदे पर। 2-3 बातों को समझते चलें। सबसे पहली बात ये कि हेरिटेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है जो विरासत के माध्यम से, जिस पर आप अपना हक जो है जतलाने की कोशिश करेंगे। व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिटेड, कौन सी प्रॉपर्टी के आप वारिस होंगे। हेरिटेबल प्रॉपर्टी के सिलसिले में कहीं इस बात का डिस्टिंक्शन किया गया है कि कोई प्रॉपर्टी मेरे पूर्वज से, मेरे एंसेस्टर से चलकर मुझे आई है, हम उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। और कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो मैंने स्वयं अर्जित की है, जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, बनाने के लिए मेरा अपना धन, मेरी अपनी संपत्ति, मेरे अपने परिश्रम लगे, तो हम उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, स्व संपादित मिल्कत। या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने ज़ाती तौर पर अपने परिश्रम से, अपने पैसों से अपने लिए अर्जित की है। One will be ancestral property, the one which I got from my ancestor. The other will be the property acquired personally. तो कहीं पर इन 2 प्रकार की प्रॉपर्टियों के अंदर में, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर में डिस्टिंक्शन किया गया है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर में हिंदू लॉ के तहत अगर मैं बात करूं, तो एक आदमी का अधिकार जो है किसी दर्जे में सीमित है। अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर के तो मालूम पड़ता है ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इन एज मच एज ही कैन एलियनेट द प्रॉपर्टी, ही कैन गिव द प्रॉपर्टी, ही कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इन एनी अदर मैनर। किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर के उस पर नहीं है। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सिलसिले में बहरहाल कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पाए जाते हैं, और इन लिमिटेशंस के चलते प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन की राह में कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहती। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम मुस्लिम लॉ को देखें, तो वहाँ हेरिटेबल प्रॉपर्टी के बारे में ये बात आती है कि लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एक आदमी को अगर समझ लीजिए उसके पूर्वज से कोई प्रॉपर्टी मिली है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसके पूर्वज से उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, he will be owner of the ancestral property to the same extent to which he is considered to be the owner of his self acquired property। किसी प्रकार का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। मेरा ओनरशिप राइट दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पर यकसा तौर पर लागू होगा। मुझे वही मालिकाना हक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर रहेगा, और उतना ही मालिकाना हक मुझे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर रहेगा। तो लॉ डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन, काइंडली अप्रिशिएट, एज फार एज मुस्लिम लॉ इज कंसर्न, इट डजंट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट वी कॉल एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड व्हाट वी कॉल एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में एक दूसरे जनरल प्रिंसिपल की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे, और ये जो दूसरा जनरल प्रिंसिपल है ये बर्थ राइट के उपलक्ष्य में। हिंदू लॉ की अगर हम बात करें, एक कुटुंब में जैसे ही किसी पुरुष या महिला बच्चे का जन्म होता है, कायदा हरकत में आ जाता है, और उस पैदा होने वाले बच्चे को या बच्ची को बर्थ राइट के हिसाब से उसके पैदा होने के साथ ही उसके माता पिता की संपत्ति में उसका हक जो है, यूँ कह लीजिए कि दिया तो नहीं जाता लेकिन तस्लीम कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया। टू पुट इट वेरी ब्रीफली, अंडर हिंदू लॉ a person becomes entitled to a right of inheritance right since the time he is born।
बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसको विरासत का हक हिंदू लॉ के चलते मिल जाता है। तो बर्थ राइट इज रिकॉग्नाइज्ड। A mere accident of birth is sufficient for a person to get right of inheritance as far as Hindu law is concerned. लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लॉ का मामला है, यहाँ बर्थ राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। बर्थ राइट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। मेरे कहने का मतलब ये कि एक आदमी किसी प्रॉपर्टी के अंदर में वारिस कब माना जाएगा मुस्लिम कायदे के हिसाब से। इस बात को हमारे मुस्लिम श्रोता भी ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी कायदे की जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमारे यहाँ पर विरासत का हक किसी आदमी को उसी वक्त प्राप्त होता है जब उसके एंसेस्टर का देहांत हो जाता है। बाप की हयात में बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का कोई अधिकार नहीं, बेटी का कोई अधिकार नहीं। हाँ, बाप का देहांत जब होगा तो उसका देहांत हो जाने के बाद में पहली मर्तबा आप उसकी प्रॉपर्टी के, उसकी संपत्ति के विरासत के कानून के हिसाब से हकदार ठहरेंगे। तो इस बात को जान लीजिए, ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है इन दोनों कायदों के बीच में। हिंदू लॉ रिकॉग्नाइजेस बर्थ राइट एंड एंटाइटल्स अ पर्सन टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस मोमेंट ही इज बॉर्न, whereas as far as Mohammedan law is concerned, Muslim law is concerned, a person become entitled to succeed to his ancestor's property only when the ancestor is dead. तो right of inheritance आपका कब अर्जित होगा आपको? If you outlive your ancestor, you become entitled to a share of inheritance in your ancestor's property. बाप की हयात में ही अगर समझ लीजिए बेटे का देहांत हो गया तो वो लावारिस ठहरता है। बाप की प्रॉपर्टी में उसे या उसके मार्फत हक बतलाने वालों को किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिलता। तो ये एक और बेसिक डिस्टिंक्शन इन दोनों कायदों के बीच का हम लोग ध्यान रखें। इस प्रसारण से जुड़ने के लिए एक मरतबा फिर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आइंदा एपिसोड्स में हमसे जुड़े रहने की आपसे अपील भी करना चाहेंगे। विदा दीजिए, आइंदा एपिसोड में मुलाकात करते हैं। तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।